Hey, hello boys and girls. So very good morning, good afternoon and good evening as per the time you are watching the video. और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली, हाँ, थ्योरेटिकली ये 4 से 5 नंबर का चैप्टर है। इसका नाम है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। सेबी का बनाया हुआ गाइडलाइन है, सेबी का बनाया हुआ रेगुलेशन है। इस रेगुलेशन का नाम क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इस रेगुलेशन का नाम है प्रोहिबिशन। मना है। क्या मना है? प्रोहिबिशन मतलब एब्सोल्युटली नो। क्या एब्सोल्युटली नो? इनसाइडर ट्रेडिंग 1992 में बना, फिर 2015 में भी बना। आपके सिलेबस में 2015 वाला है। बच्चे बोल रहे हैं हमारा एग्जाम तो 2023 में 2024 में है, आप हमें 2015 वाला पढ़ा रहे हैं। तो रेगुलेशन 2015 ही लास्ट बना है, सेबी का प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। सेबी का प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। वेलकम टू सेबीज प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। अब ये होता क्या है यार, ये इनसाइडर ट्रेडिंग? वही तो आज इकट्ठा हुए हैं पढ़ने के लिए। 4 क्लास लगेगा, 4 क्लास में ये वाला चैप्टर डन एंड डस्टेड। 4 क्लास में ये वाला चैप्टर डन एंड डस्टेड। ओके सर। सेबी का प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। बेटा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो। इनसाइडर ट्रेड जब करता है तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। और अच्छे से सुनो, मेरे पास कंपनी का कुछ ऐसा जानकारी है, मेरे पास कंपनी का कुछ ऐसा जानकारी है जो कंपनी का शेयर का प्राइस को हिला डालेगा। इसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऐसा इंफॉर्मेशन विच इज प्राइस सेंसिटिव, इसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब ऐसा जानकारी जो प्राइस को हिला डालेगा, या तो ऊपर या नीचे शेयर प्राइस कर देगा। दैट्स कॉल्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और ये अभी बाजार को नहीं पता, ये जानकारी सिर्फ मेरे पास है, अनपब्लिश्ड है। अनपब्लिश्ड मतलब अभी तुम जैसे नॉर्मल लोगों को नहीं पता, आम आदमी लोग को नहीं पता, स्टॉक एक्सचेंज को नहीं पता। और जब पता चलेगा ना सबको, प्राइस को हिला डालेगा। कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट जो है ना, सुनो ना भाई, कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है ना, देखो समझो, कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट जब बनता होगा, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म होता है। स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया मतलब पब्लिक डोमेन को इन्फॉर्म कर दिया। whenever any listed company informs its financial results to stock exchange, informing to stock exchange is as good as informing to public। वो पब्लिक डोमेन पर आ गया, वो पब्लिश हो गया। बट हम हैं कंपनी के डायरेक्टर। हम कौन है? कंपनी के डायरेक्टर हैं। पहले बताओ, ये स्टॉक एक्सचेंज को जाएगा ये इंफॉर्मेशन, कि डायरेक्टर को पता चलेगा ये इंफॉर्मेशन, कंपनी का प्रॉफिट्स कितना होने वाला है? अरे कोई ना कोई आदमी बनाएगा ना, डायरेक्टर लोग ही बनाएगा ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो डायरेक्टर लोग बनाएगा। प्रॉफिट्स भयानक है। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर 200% का ग्रोथ हो गया। अरे बाप रे बाप, 200% ग्रोथ, माय गॉड। और ये बात मेरे को पता है। अब मैं क्या करेगा? मेरे को पता है कि जैसे ये स्टॉक एक्सचेंज में खबर जाएगा, जैसे ये रिजल्ट हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करेंगे, पब्लिक पागल हो जाएगा और बोलेगा यार क्या ग्रोथ हुआ यार, चलो यार ये कंपनी में निवेश करते हैं, ये कंपनी का शेयर खरीदते हैं। तो सब लोग उस समय कंपनी का क्या करेगा? शेयर खरीदेगा। तो दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं ना, जब मेरे को पता ही है कि 2-3 दिन में दाम बढ़ने वाला है, हम आज ही खरीद लेते हैं। आज तो दाम सही है, घटा हुआ है, और मेरे को पता है 2-3 दिन बाद क्या होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को देंगे, शेयर प्राइस विल शूट अप। इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज, शेयर प्राइस विल शूट अप। तो इससे अच्छा हम आज ही शेयर खरीद लेते हैं। आज सस्ता दाम पर शेयर खरीद लेते हैं। 2-3 दिन बाद जब ये रिजल्ट हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को देंगे, सब लोग शेयर खरीदेगा, दाम बढ़ेगा, तब हम खरीदेंगे थोड़ी ना, हम तो बेचेंगे। आज सस्ता दाम पे शेयर खरीद लो, और फिर 2-3 दिन बाद जब बाजार में इंफॉर्मेशन आ जाएगा, शेयर का दाम बढ़ जाएगा, हम बेच देंगे। दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। यही इनसाइडर ट्रेडिंग। और खाली हम क्यों? हम क्यों खाली? हम तो डायरेक्टर है, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इसके अलावा? अरे हेलो, हाँ भाग्यवान, तुम भी शेयर खरीद लो। अरे भाई, हम कंपनी के डायरेक्टर हैं, तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुमको ये प्रिविलेज मिल रहा है। जितना तुम्हारे पास रुपया है, गहना बेच करके खरीदना, गहना बेच करके खरीद लो।
2-3 दिन में डबल हो जाएगा, इतना ग्रोथ होने वाला है। समझ में आया? दैट्स कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। अरे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, तुम लोग भी शेयर खरीद लो। अब तुम लोग शेयर खरीदेगा मेरे बोलने पर, क्या वो इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा? तुम लोग तो मेरा रिलेटिव नहीं है, क्या वो इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा? बच्चे बोल रहे हैं नो नो नो। कानून बोलता है ये भी इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा। अगर इनसाइडर खुद नहीं खरीद रहा है, काउंसिल कर रहा है, काउंसिल मतलब बोल रहा है कि देखो भाई, आस पड़ोस के लोग, मेरे स्टूडेंट्स, एमईपीएल तो देखो मेरा ही कंपनी है और तुम लोग का भी है, तो एमईपीएल तो लिस्टेड हो चुका है, एग्जांपल दे रहे हैं, तो एमईपीएल तो लिस्टेड है, रिजल्ट्स जो है मेरे को तो पता ही है, धांसू धांसू मतलब धांसू, रिकॉर्ड एडमिशंस, रिकॉर्ड प्रॉफिट, तुम लोग भी शेयर खरीद लो और 2-3 दिन बाद जब बाजार खरीदने दौड़ेगा तुम लोग बेचना, विंडफुल गेन। मतलब तुम्हारा फीस तो रिकवर हो ही जा रहा है, फीस के साथ साथ समझ लो बहुत कुछ रिकवर हो जा रहा है। दैट्स कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। ये फेयर है कि अनफेयर है, अपने व्यू पॉइंट से मत सोचो, नॉर्मल पब्लिक के व्यू पॉइंट से सोचो, ये फेयर है कि अनफेयर है। हाँ, अनफेयर है। क्यों अनफेयर है? क्योंकि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं एक ऐसा प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेकर के जो अभी तक गांव को पता ही नहीं है, पब्लिक को पता ही नहीं है, पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। दैट इज अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वी आर मेकिंग misuse of it, unfair use of it. That is why it is banned, it is prohibited. हर्षद मेहता स्कैम, उसमें भी हर्षद मेहता का वन ऑफ द रोल था इनसाइडर ट्रेडिंग में। वो इनसाइडर ट्रेडिंग भी करता था, कंपनी का सीधा जाकर के डायरेक्टर लोग से बातचीत कर लेता था और बोल उन लोग से रिजल्ट्स वगैरह निकलवा लेता था और उस हिसाब से अपना पोजीशन बनाता था। ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन इनसाइडर ट्रेडिंग। द ग्रेट मैन राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया। सुने हो राकेश बाबू का नाम? राकेश झुनझुनवाला। हाँ, राकेश झुनझुनवाला का नाम नहीं सुना और एसएलसीएम पढ़ रहा है? मारेंगे। एसएलसीएम पढ़ने का अधिकार नहीं है अगर तुम राकेश बाबू का नाम नहीं सुना तो। राकेश झुनझुनवाला के ऊपर भी इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्जाम लगा हुआ है और उस सेबी के साथ अपना केस भी सेटल कर लिया। इन लोग बड़े लोग होते हैं। देखो, तुमको क्या लगता है हिंदुस्तान में सब कुछ पैसों से एडजस्ट हो सकता है? हाँ, तुम्हारे पास अगर पैसा है, सोर्स है, सीधा प्रधानमंत्री के साथ कांटेक्ट है, तो तुम्हारा जो मन चाहेगा तुम करेगा और छुड़ जाएगा। तुमको क्या ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्रधानमंत्री के पास पहुंच है और पैसा नाप शनाप है तो तुम कुछ भी करके बच जाएगा? ऐसा लगता है? सही है, सही लगता है। तभी तो भाई गाड़ी से ठोक करके भी बच गया। अरे भाई, सबका भाई। आदमी मर गया लेकिन पता ही नहीं चला कौन मरा उसको। भाई गाड़ी में था लेकिन भाई ये साबित कर दिया कि वो गाड़ी नहीं चला रहा था। कौन गाड़ी चला रहा था वो आज तक नहीं पता चला। अब राकेश बाबू का बात करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग का बात करो। आज से कुछ साल पहले का बात है ये। अब डेली डेली तो इनसाइडर ट्रेडिंग का केस नहीं आएगा ना, इतना बड़ा हस्ती का। 2020 का बात है। राकेश झुनझुनवाला एक एपटेक नाम का कंपनी था। कौन सा नाम का कंपनी था? एपटेक। उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का केस में फंस गया था। और तुम लोग को हम सेबी एक्ट में पढ़ा रखे हैं ये बात कि सेबी के पास जाकर के अगर तुम पहले ही सेटलमेंट करना चाहो तो अलाउड है। इन्होंने वही किया, सेबी के साथ सेटलमेंट कर लिया। और हुआ क्या होगा, हम जैसे लोग अगर करेंगे, आप और हम करेंगे, तो सेबी सीधा आ जाएगा, ऐसे गिरबान उठा करके ले जाएगा। इनको पहले फोन गया होगा, हम लोग आ रहे हैं, आए क्या? तो राकेश बाबू बोले होंगे नहीं नहीं हम ही आ जाते हैं ना, वो सेटलमेंट वाला कर लेंगे। चलो अब देखते हैं इस केस में क्या हुआ था। माने जाने वाले करोड़पति निवेशक राकेश झुनझुनवाला। रुक जाओ पहले इसका मेरे को वो ढूंढ लेने दो स्पीकर। इसका स्पीकर कहाँ है ताकि ज्यादा वॉल्यूम आए।
देखो तो वॉल्यूम आ रहा है क्या, एक बार बताना तो। झुनझुनवाला पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी इस मामले की जांच में लगी हुई है। अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है क्या? इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी इस मामले की जांच में लगी हुई है, लेकिन जिस कंपनी को लेकर झुनझुनवाला पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उस कंपनी के 49% शेयर्स झुनझुनवाला के पास हैं। इस तरह वो कंपनी के प्रमोटर हुए। कंपनी का नाम एपटेक है, जो एजुकेशन फील्ड में काम करती है। राकेश झुनझुनवाला इसके चेयरमैन है। मतलब अपनी ही कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग करने के लिए झुनझुनवाला पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया जा रहा है। इनके अलावा झुनझुनवाला की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच की जा रही है। इनमें पत्नी रेखा, भाई राजेश कुमार और सास सुशीला देवी गुप्ता शामिल हैं। सेबी ने झुनझुनवाला सहित परिवार के सभी सदस्यों जिनके पास एपटेक कंपनी के शेयर्स हैं, 24 जनवरी को पेश होने का नोटिस भेजा था। झुनझुनवाला अपने वकील के साथ सेबी के ऑफिस पहुंचे थे, जहां उनसे करीब 2 घंटे पूछताछ हुई। झुनझुनवाला ने जांच अधिकारी से कहा कि अपने परिवार के सदस्यों की ओर से वो ही बात रखेंगे। सेबी की जांच के दायरे में एपटेक के कुछ बोर्ड मेंबर्स भी हैं। इनमें रमेश दमानी और मधु जयकुमार शामिल हैं। आखिर क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला, जिसमें इंडिया के वॉरेन बफेट माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के स्किल्स पर सवाल उठा दिए हैं। 31 दिसंबर 2018 को सेबी द्वारा पास किए गए प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2018 के अनुसार। सर आप तो बोले थे प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 है। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 ही है अभी भी। उसके अंदर कुछ कुछ बात अमेंड करके अमेंडमेंट रेगुलेशन आया था। अमेंडमेंट रेगुलेशन आया था, नहीं समझा? प्रिंसिपल रेगुलेशन अभी भी 2015 ही है। अब जैसे द कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हो, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2021 भी आया, बट है तो द कंपनीज एक्ट 2013 ही। लिस्टेड तो सुनो ना इस केस में क्या हुआ, राकेश बाबू क्या किए। बेटा खुद का कंपनी है एपटेक, 49% शेयर्स है, चेयरमैन है और खुद की बीवी, भाई, सासू मां, सबको शेयर खरीदवा दिया। शेयर खरीदना कोई गुनाह नहीं है। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर आपके पास था और तब आपने ट्रेड किया, वो गुनाह है। कंपनी के इनसाइडर पार्टनर्स, सहयोगी, लेंडर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, मर्चेंट, बैंकर, लीगल एडवाइजर, ऑडिटर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स या अन्य एडवाइजर या कंसल्टेंट द्वारा बिजनेस से जुड़ी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करने पर प्रतिबंध लगाया है। इन लोग सब इनसाइडर्स है। मेरे जो इनसाइडर पार्टनर है यानी शेयर होल्डर्स, ऑडिटर हो गया, लेंडर हो गया। आज ऑडिटर भी तो हम लोग का क्वार्टरली रिजल्ट देखता होगा। लेंडर, सप्लायर जो हम लोग को माल सप्लाई कर रहा है, वो भी तो हम लोग का आकर के बातचीत करता होगा हम लोग से, वो हम लोग से कनेक्टेड है। सबको कनेक्टेड पर्सन माना गया है। ये जितना भी दिखाई दे रहा है ना, ऑडिटर, लेंडर, कस्टमर, सप्लायर, मर्चेंट बैंक, लीगल एडवाइजर, कंसल्टेंट, ये सब लोग कनेक्टेड पर्सन है। और इस जानकारी के आधार पर किए गए ट्रेड को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। नए अमेंडमेंट के बाद सेबी ने कंपनी के प्रमोटर्स को भी इनसाइडर माना है, और यदि प्रमोटर किसी भी तरह की ट्रेडिंग करता है तो उसे ट्रेडिंग से जुड़ी पार्टी को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। एपटेक मामले में झुनझुनवाला कंपनी के प्रमोटर हैं। आरोपों के अनुसार उन्होंने कंपनी से जुड़ी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव अरे वॉइस नॉट कमिंग, हाँ बोलेगा तो इतना देरी क्यों लगाता है? देखो चेक करो, फिर से रिवाइंड कर देंगे जहां से छूटा। इंफॉर्मेशन का लाभ अब आ उठाकर रहा है? ट्रेडिंग की है। क्या कंपनी का प्रमोटर अपनी वॉइस आ कंपनी रहा के है? शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकता है? सेबी एपटेक मामले में झुनझुनवाला कंपनी के प्रमोटर हैं। आरोपों के अनुसार उन्होंने कंपनी से जुड़ी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का लाभ उठाकर ट्रेडिंग की है। क्या कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकता है? सेबी के रेगुलेशन के अनुसार यदि इनसाइडर चाहे तो वो प्रमोटर ही क्यों ना हो, बिजनेस से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के आधार पर ट्रेड करता है, तो उसे इसकी जानकारी 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर एक्सचेंज को देनी होगी।
आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई ट्रेडर ब्लॉक डील के जरिए किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वो उसकी जानकारी एक्सचेंज को जरूर देता है। ये सेबी के इसी रेगुलेशन पढ़ रखे हैं ना आपने, ब्लॉक डील का डिटेल देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को। के अंतर्गत आता है। इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाने के लिए सेबी ने कोड्स ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी तैयार किया है, जिसमें लिस्टेड कंपनीज के सीईओ एमडी पर कंपनी से जुड़ी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक होने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें ऐसी जानकारी से जुड़े स्टाफ को डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में रखना होगा, जानकारियों को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखकर कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इससे जुड़े प्रोसेस पर कंपनी के सीईओ या एमडी पर अंकुश लगा सकते हैं। कंपनी से जुड़ी ऑडिट समिति भी इस पर फोकस बनाए रखेगी। सभी कंपनीज को इससे जुड़ी एक लिखित पॉलिसी बनानी होगी। सेबी के अनुसार इनसाइडर ट्रेडिंग पूरी तरह से गैर कानूनी है। किसी भी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग की जानकारी देने वालों के लिए सेबी ने 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। यदि इनसाइडर, प्रमोटर या कंपनी से जुड़ा व्यक्ति है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि इनसाइडर कंपनी से जुड़ा नहीं है तो इसकी पूरी जवाबदेही ट्रेडर की होगी, यानी उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक झुनझुनवाला के पास 11,140 करोड़ रुपीस के शेयर्स हैं। उन्होंने एपटेक में पहली बार 2005 में 56 रुपीस की वैल्यू पर शेयर्स खरीदे थे। उनके और परिवार के सदस्यों के पास अब एपटेक की 49% हिस्सेदारी है। एपटेक का मैनेजमेंट कंट्रोल झुनझुनवाला के पास है। इससे पहले साल 2018 में भी जियोमेट्रिक कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े मामले में झुनझुनवाला से पूछताछ हो चुकी है। बाद में झुनझुनवाला ने सहमति से 2.48 लाख रुपीस में सेटलमेंट किया था। कंसेंट वो प्रक्रिया है जिसके जरिए आरोपों को स्वीकार या इनकार किए बिना सेबी को जुर्माने के तौर पर कुछ रकम चुकाकर सेटलमेंट किया जा सकता है। ऐसे मामले से लोगों का स्टॉक मार्केट पर भरोसा डगमगाने लगता है। सवाल उठता है, क्या सफल निवेशक बनने के लिए एक ट्रेडर को सफल इनसाइडर ट्रेडर बनना होगा? कमेंट्स के जरिए अपने विचार साझा तो इनसाइडर ट्रेडिंग का आपको आइडिया लग गया होगा कि ये इलीगल सा चीज है। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बार बार आएगा, ये भी आइडिया लग गया होगा। कनेक्टेड पर्सन और इनसाइडर बार बार ये सब शब्द आएंगे, ये भी आइडिया लग गया होगा। चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग मना कर रखा है भाई। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, ठीक है। इसका इतिहास, हिस्ट्री तुमको पढ़ने का दरकार नहीं है, ठीक है, वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। सीधा हम लोग पढ़ रहे हैं सीधा सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 से। अच्छा, सेबी एक्ट 1992 में अगर आपको याद हो, हम लोग इसका पेनल्टी पढ़ रखे हैं। सेबी एक्ट 1992 में सेक्शन नंबर 15 जी, सेबी एक्ट 1992 जो चैप्टर था उसमें सेक्शन नंबर 15 जी में पेनल्टी पड़ा हुआ है। खैर अभी सेबी एक्ट 1992 से कोई लेना देना नहीं है, पूरा फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ भाई। सुनो, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। सबसे पहले ये जो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, पहले आपको ना आज का क्लास में डेफिनेशंस सुनाया जाएगा। सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या, ये तो हम लोग को पता चल गया। डीलिंग ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। व्हेन वी डील मतलब या तो शेयर खरीद रहे हो या शेयर बेच रहे हो,
शेयर का खरीदना या शेयर का बेचना, क्योंकि आपके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन था। आपने शेयर खरीदा या शेयर बेचा है क्योंकि आपके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन था, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। अब ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, देखो फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है, वो मेरे को पता है, अभी बाजार को नहीं पता, तो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन अबाउट डिविडेंड, एक तो क्या हो गया फाइनेंशियल रिजल्ट, एक क्या हो गया डिविडेंड। डायरेक्टर लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो हम लोग को तो पता है कि हम लोग डिविडेंड रिकमेंड करने वाले हैं। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में हम लोग डिविडेंड रिकमेंड करने वाले हैं, व्हाट्सएप में आ गया मैसेजेस, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में रिकमेंड करेंगे। लेकिन ये बात डायरेक्टर लोग को तो पता ही है कि डिविडेंड रिकमेंड होने वाला है, तो शेयर का दाम बढ़ेगा। तो हम लोग अब अगर इस बलबूते पर डायरेक्टर अपनी बीवी को शेयर खरीदवा रहा है, खुद खरीद रहा है, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। सो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब तुम फ्रेश इशू लाने वाले हो या बाई बैक करने वाले हो, मर्जर डिमर्जर होने वाला है, ठीक है, हम लोग किसी बिजनेस के साथ मर्ज होने वाले हैं या डिमर्जर होने वाला है, मर्जर डिमर्जर एक्विजिशन, डीलिस्टिंग, ठीक है ना, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ये सब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के कैटेगरी में आएगा। चेंजेस इन केएमपी, अब तुम सोचो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आरआईएल, तुम सोचो आरआईएल, चेंजेस इन केएमपी, मुकेश अंबानी की मैनेजरियल पर्सोनल है, मुकेश अंबानी, अरे मोटा भाई, अब रिलायंस में से मान लो मुकेश अंबानी जो है ना बोल रहा है हम संन्यास ले रहे हैं, मुकेश अंबानी स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया, मुकेश अंबानी स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया हम संन्यास ले रहे हैं, अब मेरा रिलायंस से कोई वास्ता नहीं है। और पता चला येस्टरडे इटसेल्फ, स्टॉक एक्सचेंज को आज बताया मुकेश अंबानी हम संन्यास ले रहे हैं, एंड येस्टरडे इटसेल्फ मुकेश अंबानी जो है पता चला अपना शेयर्स बेचा है। अच्छा तुम एक बात बताओ, मुकेश भैया के ही सारे रिलायंस चल रहा है, अगर वो अचानक से बोलते हम संन्यास ले रहे हैं, उसके पीछे पीछे कितना सारे लोग शेयर होल्डर लोग संन्यास ले लेंगे, तुमको समझ में आ रहा है? सब तो शेयर बेचना चालू कर देंगे, रिलायंस का शेयर बढ़ जाएगा कि टूट जाएगा, टूट जाएगा, क्रैश हो जाएगा, लेकिन मोटा भाई को लॉस होगा नहीं, वो तो बेटा अपना कल ही शेयर बेच दिया था, अपनी बीवी का भी शेयर बिकवा दिया था। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो चेंजेस इन केएमपी, सर में अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, unpublished price sensitive information means any information relating to company or its securities. यार unpublished price sensitive information means any information relating to company or its securities directly or indirectly. जो इंफॉर्मेशन कंपनी या उसके सिक्योरिटी से रिलेटेड है, which is not generally available, that is not generally available, जो जनरली अवेलेबल नहीं रहेगा वो तो कंपनी बताएगा ना। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या जनरली अवेलेबल रहेगा क्वार्टर का? कंपनी बताएगा तब ना पता चलेगा। Which upon being generally available, अभी जनरली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब जनरली अवेलेबल होगा मतलब जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा, is likely to materially affect the price of the security. प्राइस सेंसिटिव है। Such information which is related to any information which is related to either company or its securities directly indirectly, which is not generally available, but when generally available it is going to materially affect the price of security. It is likely to materially affect the price of security and shall include information relating to this, includes but not restricted, मतलब केवल इतना ही अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन माना जाएगा, केवल यही जानकारी इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा? नहीं, इसके अलावा भी हो सकता है, ये एग्जांपल्स है। These 5 are including but not restricted information relating to financial result, dividend, changes in capital structure, merger demerger, changes in KMP. Breaking news, पता चला है मुकेश अंबानी की एक गर्लफ्रेंड भी है। नहीं, वो भले वो छुपा करके रखा, that was unpublished, yes that was unpublished, but it is not related to company or the security, it is related to spouse. हटाओ, अरे बाप रे मुकेश अंबानी रे बाबा, तुम लोग एमए लिख देते दिक्कत हो जाता रे, तुम लोग तो केस करवा देगा, घर से निकलवा दोगे बेशरम बेहया लोग। तो कंपनी है उसके सिक्योरिटी से रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसे पता है मुकेश अंबानी, एक बार अनिल अंबानी जो है ना, अनिल अंबानी फंस गया था, बुरी तरह फंस गया था अनिल अंबानी। कोर्ट बोला उसको तेरे को जेल में डाल देंगे, कोर्ट सीधा ये बोला तेरे को जेल में डाल देंगे अगर तुमने पैसा नहीं चुकाया तो। किसी का पैसा मार लिया था अनिल अंबानी, छोटा खोटा है, छोटा भाई खोटा है, तो ये ना किसी का पैसा मार लिया था और सुप्रीम कोर्ट बोला तुमको जेल में डाल देंगे अगर तुमने कल तक पैसा नहीं चुकाया, तुम यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। यू नो व्हाट, करोड़ों में था, करोड़ों में, मतलब सैकड़ों करोड़ था, 2 4 5 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़, 200 300 400 करोड़ ऐसा अमाउंट था। मुकेश अंबानी आया और अपना छोटा भाई का पूरा रुपया चुका दिया।
मुकेश अंबानी पूरा रुपया चुका दिया। अब एक बात बताओ, क्या ये इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा? क्या ये जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा? सोच करके बताना, पीटेंगे नहीं तो। आंसर इज ये जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या उसके सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं था। ये इसके निजी जीवन में है। ये अपना पर्सनल वेल्थ से रुपया दिया। ये अपना पर्सनल रुपया कहां खर्चा करता है, हाँ, इसका जानकारी इसको देने का दरकार नहीं है। तो इसलिए इसने स्टॉक एक्सचेंज को जो है ये जानकारी रिलायंस ने नहीं दिया था, पर्सनल मैटर था उसका। फिर भी मीडिया तो मीडिया है। क्लियर है सर? यहां तक क्लियर है? तो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर लिखने आएगा तो आप लिख सकेंगे। क्या लिखेंगे बताइए तो? अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मींस एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी और इट्स सिक्योरिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली which is not generally available, but when generally available it is likely to materially affect the price of the security, and it includes but it is not restricted to the following information. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में 5 लिख देना। फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, चेंज इन केएमपी, अरे फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, चेंज इन केएमपी एंड मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, डिस्पोजल, एक्सपेंशन एटसेट्रा। क्लियर है सर? ये हो गया अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सो फार सो गुड। हाँ, अब इनसाइडर कौन होता है? देखो भाई दोस्तों, देखो अब इनसाइडर कौन होता है? बोलता है इनसाइडर, अरे इनसाइडर ट्रेडिंग में ये इनसाइडर कौन है? इनसाइडर ट्रेडिंग सीख रहे हो तो इनसाइडर सीखोगे और ट्रेडिंग सीखोगे, यही तो सीखोगे। इनसाइडर ट्रेडिंग में तुमको यही तो सीखना है रे बाबा, इनसाइडर सीखना है और क्या सीखना है? ट्रेडिंग सीखना है। ट्रेडिंग मतलब तो समझ में आता है, ट्रेडिंग मतलब खरीदना, बेचना, डीलिंग, ठीक है, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग, अग्रीइंग टू सब्सक्राइब, बाई, सेल, डील इन एनी सिक्योरिटीज, समझ में आ गया? उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग कब होगा? इनसाइडर कौन होता है? इनसाइडर मींस एनी पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन। जो लिस्ट अभी हम आपको दिखाए थे ना, कनेक्टेड पर्सन में जो भी कंपनी के साथ उठ बैठ कर रहा था, लेंडर, कस्टमर, ऑडिटर, केएमपी, डायरेक्टर, प्रमोटर, सब इनसाइडर हो गए। और इन पोजेशन या फिर उसके पास है अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इनसाइडर मींस एनी पर्सन, या तो वो कनेक्टेड पर्सन है या फिर इन पोजेशन ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। Insider means any person who is a connected person or who is in possession या फिर having access, in possession या फिर having access to unpublished price sensitive information, in possession of या फिर having access to unpublished price sensitive information। तुम कनेक्टेड पर्सन नहीं हो? नहीं बाबू, हम तो कनेक्टेड पर्सन नहीं है, लेकिन हम ना सीधा जाकर के अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन था ना, फाइनेंशियल रिजल्ट, वो चोरी कर लिए थे। क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट जो था ना, वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ था, हम जाकर के चोरी कर लिए थे। तो तुम इनसाइडर हो। फिर यू आर हैविंग एक्सेस या यू आर इन पोजेशन या फिर हैविंग एक्सेस टू अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इन पोजेशन समझ में आया? तुम्हारे पास है। अब तुमने देखा नहीं देखा उससे कोई मतलब नहीं, मतलब तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर है और तुम क्या बोल रहे हो? है जरूर, देखा नहीं मैंने, खोला नहीं। अबे चुप बे, इनसाइडर है तुम, इनसाइडर है तुम। या तो तुम्हारे पास है वो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फिर तुमने देखा है, एक्सेस टू। अभी कनेक्टेड पर्सन कौन होता है? इनसाइडर में 2 जन आएंगे, एक तो कनेक्टेड पर्सन या फिर जिसके पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो। अभी कनेक्टेड पर्सन कौन होता है? कनेक्टेड पर्सन देखो कौन होता है। कनेक्टेड पर्सन मींस एनी पर्सन हु इज यानी प्रेजेंट या फिर पिछले 6 महीने में एसोसिएटेड था कंपनी के साथ, कंपनी के साथ एसोसिएटेड था डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एनी कैपेसिटी, कोई भी कैपेसिटी में, मतलब ऑडिटर, सप्लायर, कस्टमर, या फिर तुम मेरे कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और होल्ड्स एनी पोजीशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड कंपनी वेदर टेम्परेरी और परमानेंट। समझ में आ गया सर? कनेक्टेड पर्सन में कौन आएगा? हु इज associated with the company directly indirectly in any capacity,
या तो तुम अभी एसोसिएटेड है मेरे कंपनी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एनी कैपेसिटी, या पिछले 6 महीने में एसोसिएटेड थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एनी कैपेसिटी। जैसे मेरा प्रिंटर जो मेरा बुक छापता है वो भी मेरे कंपनी के साथ एसोसिएटेड तो है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी कनेक्टेड पर्सन में आएगा। और इसके अलावा कनेक्टेड पर्सन में डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय आएगा, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय, ठीक है ना, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय, या फिर ऐसा इंसान हु होल्ड्स एनी पोजीशन, कोई भी तुम मेरे कंपनी में पोजीशन होल्ड कर रहे हो इंक्लूडिंग प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड कंपनी वेदर टेम्पररी और परमानेंट। डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय या फिर एनी पोजीशन यू आर होल्डिंग इन माय कंपनी बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, which allows that person to access unpublished price sensitive information, that allows the person to access unpublished price sensitive information or reasonably expected to allow such access। सारे एम्प्लॉय लोग कनेक्टेड पर्सन नहीं माने जाएंगे। फैक्ट्री में बाहर में सिक्योरिटी गार्ड है, वो मेरा एम्प्लॉय जरूर है, बट कैन ही बी एक्सपेक्टेड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन? नो, so he is not a connected person। Only those employees who can be expected because of their position to have the access to unpublished price sensitive information। तुम्हारा पोजीशन ही ऐसा है कि तुमको हम लोग अलाउ करेंगे टू एक्सेस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तुम्हारा पोजीशन ही ऐसा है विच अलाउज यू, योर पोजीशन इज सच विच अलाउज यू टू एक्सेस द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो कनेक्टेड पर्सन में भाई या तो तुम मेरा कंपनी के साथ एसोसिएटेड है अभी, या तो तुम मेरा कंपनी के साथ एसोसिएटेड है अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या पिछले 6 महीने में एसोसिएटेड था इन एनी कैपेसिटी, या तो मेरा ऑफिसर डायरेक्टर एम्प्लॉय है, ऑफिसर डायरेक्टर एम्प्लॉय, या कोई भी पोजीशन तुम होल्ड कर रहे मेरे कंपनी में which allows you to access the unpublished price sensitive information or you are reasonably expected to access such unpublished price sensitive information। person deemed to be connected person, हटा सवन की घटा, इट इज एज्यूम्ड कि तुम कनेक्टेड पर्सन हो। कह दिया ना बस, कह दिया, सेबी बोल रहा है कह दिया ना बस, कह दिया तुम कनेक्टेड पर्सन हो। if such person is immediate relative of the connected person। हम कंपनी के डायरेक्टर हैं तो हम तो कनेक्टेड पर्सन है ही। मेरे जितने भी इमीडिएट रिलेटिव है, इमीडिएट रिलेटिव में कौन आ गया सर? उन लोग भी कनेक्टेड पर्सन में आएगा। इमीडिएट रिलेटिव में आता है मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, भी पूरा मजा लेते हैं। देखो, चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और ऑफ द स्पाउस। सर ये कैसे हो सकता है सर? अब प्लीज कैसे हो सकता है? मुकेश अंबानी दूसरा शादी किया, जिससे दूसरा वो शादी किया उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, तो बच्चे मुकेश अंबानी के हैं कि उसके स्पाउस के? उसके स्पाउस के। एनी ऑफ whom is either dependent financially on such person or consult such person in taking decision relating to trading in securities। तो मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी बीवी, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड, स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड, मेरे इमीडिएट रिलेटिव कब माने जाएंगे? जब उन लोग मेरे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, घर खर्चा हम चलाते हैं, या फिर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है लेकिन मेरे से सलाह मशवरा करके ट्रेड करता है, शेयर मार्केट में खरीदा बेची मेरे बोलने पर करता है। कंसल्ट सच पर्सन इन टेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। क्लियर है सर? तो पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन में कौन आ गया? एक तो इमीडिएट रिलेटिव जो अभी हम लोग बात किए, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। मेरा कंपनी का जो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है भाई, उसको सारा जानकारी रहेगा, वो डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है। इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी समझ में नहीं आता? हाँ, इंटरमीडियरी, मर्चेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, उन लोग डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर है ना, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो मेरे अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो मेरे अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है। ऑफिशियल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सुनना मजा का बात सुन, हम लोग हिंदुस्तान का 150 करोड़ का आबादी को कैसे बताते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट? स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करेंगे ना,
अब स्टॉक एक्सचेंज अपने वेबसाइट पर डालेगा तो पब्लिकली अवेलेबल हो गया। अब स्टॉक एक्सचेंज में भी तो स्टाफ लोग हैं, तो रिलायंस अपना क्वार्टर का रिजल्ट सबमिट किया स्टॉक एक्सचेंज को, वहां पर एक दो एम्प्लॉय लोग बोलता है रुको रुको वेबसाइट पर बाद में डालेंगे, पहले अपने तो शेयर खरीद लेते हैं, रिजल्ट मोटा भाई का बहुत बढ़िया आया है, तो वो भी तो इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज का जितना भी ऑफिशियल है वैसे म्यूचुअल फंड का जो ट्रस्टी लोग हैं उन लोग को भी सारा जानकारी रहता है। वैसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मान लो हम लोग पीएफआई से लोन ले रखे हैं, तो पीएफआई से लोन ले रखे हैं तो हम लोग पीएफआई का बोर्ड मेंबर लोग जो है ना, पीएफआई का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग हैं उन लोग को सारा जानकारी देते ही होंगे, तो डायरेक्टर इंप्लॉय ऑफ पीएफआई, डायरेक्टर और इंप्लॉय ऑफ पीएफआई भी कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा। कंपनी का बैंकर कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा। ऑफिशियल और इंप्लॉय ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बताए थे ना तुम लोग को, म्यूचुअल फंड, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन होता है ना, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, वो भी कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा, कंपनी का बैंकर भी माना जाएगा। HUF where director SHUF where director of the company or his relative has more than 10% of holding, समझ में आ गया सर। अब जैसे मेरा एक HUF भी है, मोहित अग्रवाल HUF, अब उसमें अगर मेरा 10% स्टेक है, 10% होल्डिंग है, तो वो HUF भी कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा। MEPL का, MEPL का डायरेक्टर हम है, अब जिस HUF में मेरे पास 10% स्टेक है वो HUF भी MEPL का कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा। क्लियर है ना। पता है आजकल लोग सेबी, पता है इनसाइडर लोग को कैसे पता करता है। अब मेरे इतना सारा भाई बहन उठना बैठना है लोगों के साथ, सेबी आजकल सोशल मीडिया चेक करता है, तुम्हारा इंस्टा अकाउंट, तुम्हारा FB, इंस्टा, ट्विटर, कौन कौन से लोग बेटा तुम्हारे कनेक्टेड है। तुम एकदम आराम से पाउड दे करके फोटो खिंचवाते हो ना लोगों के साथ, वो तुम्हारे इंसाइडर है। ये देखो आजकल सेबी क्या करने लगा है, सेबी अपना जो रीसेंट जजमेंट्स दिया है ना, उसमें नेक्सस मतलब वही लिंक ढूंढा है वेरियस पर्सन थ्रू सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स टू आइडेंटिफाई द कनेक्टेड पर्सन। सेबी भी मॉडर्न होते जा रहा है। कनेक्टेड पर्सन क्लियर है? यस सर, कनेक्टेड पर्सन, इनसाइडर पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन, इमीडिएट रिलेटिव, ट्रेडिंग, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यहां तक क्लियर है। ये सारा डेफिनेशन यहां तक क्लियर है, सब लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब बार बार हम लोग ना यूपीएसआई बोलेंगे, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बार बार नहीं बोला जाएगा, इतना मोटा लाइन। यूपीएसआई समझ जाना, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन है, रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन क्या बोलता है, क्या चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, यही कि तुम कम्युनिकेट नहीं कर सकता यूपीएसआई को, तुम चीख चीख करके नहीं चिल्ला सकता यूपीएसआई के बारे में, या तुम प्रोक्योर भी नहीं कर सकता। मेरे ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है, तेरे ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है ना। हम एमईपीएल का यूपीएसआई तेरे को बताएंगे ना, तुम मेरे को बताना, भैया बताइए ना क्वार्टर का रिजल्ट बताइए ना, यू कैन नॉट प्रोक्योर यूपीएसआई, दोनों इलीगल है। तुम खोजना भी मत, ए पब्लिक, यूपीएसआई खोजना भी मत, प्रोक्योर भी मत करना, और इनसाइडर लोग तुम लोग यूपीएसआई बताना मत, इनसाइडर लोग तुम लोग यूपीएसआई बताना मत, और पब्लिक तुम लोग यूपीएसआई मांगना मत। देखो ये रहा दो चीज, इनसाइडर नॉट टू कम्युनिकेट यूपीएसआई एक्सेप्ट लीगल ऑब्लिगेशन। अब स्टॉक एक्सचेंज को तो बताना ही पड़ेगा, लीगल ऑब्लिगेशन तो पूरा करना ही पड़ेगा। सो इनसाइडर इज प्रोहिबिटेड टू कम्युनिकेट यूपीएसआई एक्सेप्ट इट्स लीगल ऑब्लिगेशन, एंड पब्लिक नो पर्सन टू प्रोक्योर और कॉज कम्युनिकेशन बाय इनसाइडर ऑफ यूपीएसआई एक्सेप्ट फॉर लीगल ऑब्लिगेशन। अब स्टॉक एक्सचेंज तो मांगेगा यूपीएसआई, वो उसका काम है, तो इनसाइडर यूपीएसआई कम्युनिकेट नहीं करेगा एक्सेप्ट इट्स लीगल ऑब्लिगेशन, एंड नो पर्सन शैल प्रोक्योर यूपीएसआई एक्सेप्ट इट्स लीगल ऑब्लिगेशन। क्लियर है सर? एक्सेप्शन ये वाला है, लीगल ऑब्लिगेशन अगर रहेगा, लॉ बोलेगा तो रहेगा। अब यही जो हम लोग सीखे हैं, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, फिर से तुमको पढ़ने का दरकार नहीं है। नो इनसाइडर शेल कम्युनिकेट, बात हुआ ना अभी, नो इनसाइडर शेल कम्युनिकेट यूपीएसआई, है ना, नो इनसाइडर शेल कम्युनिकेट यूपीएसआई रिलेटिंग टू कंपनी और सिक्योरिटीज
ऑब्वियस आता है, नो इनसाइडर शैल communicate UPSI relating to the company or the securities listed or proposed to be listed except where such communication is for the performance of duty or legal obligation. And वैसे no person shall procure the communication, no person shall procure the communication from insider of UPSI except its legal obligation. So far so good. चलो एक बार यहां तक जितना पढ़े पहले उतना नोट डाउन करो प्रोविजंस को। ये एक डेफिनेशन भी देख लो रे बाबा, कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है। सेबी बोला इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए, सेबी क्या बोला, अरे लिस्टेड कंपनी भाई इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए तुम एक कंप्लायंस ऑफिसर को रखो। तो कंप्लायंस ऑफिसर मींस एनी सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर रहेगा, डेजिग्नेटेड मतलब बनाया गया है वो, एनी सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड सो एंड रिपोर्टिंग टू बीओडी। और वो सीनियर ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेगा, वो सीनियर ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेगा, रिपोर्टिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनेंशियली लिटरेट रहेगा ये कंप्लायंस ऑफिसर, फाइनेंशियली लिटरेट रहेगा, केपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, लॉ एंड रेगुलेशन भी जानता हो, फाइनेंशियल्स पढ़ना जानता हो, लॉ रेगुलेशन जानता हो, एंड हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, और इसका जिम्मेदारी क्या रहेगा, पॉलिसी प्रोसीजर्स कंप्लाई करना, कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है ना, मॉनिटरिंग द अधेरेंस मतलब फॉलोइंग द रूल्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ यूपीएसआई। कंप्लायंस ऑफिसर का जिम्मेदारी क्या रहेगा, कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, वी हैव टू कंप्लाई पॉलिसी। कंप्लायंस ऑफिसर विल मेक श्योर कि लिस्टेड कंपनी जो पॉलिसी प्रोसीजर बनाया है यूपीएसआई को बचाने के लिए उसको फॉलो कर रहा है। यूपीएसआई बचाने के लिए अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक होने से रोकने के लिए पॉलिसी प्रोसीजर बनाना इसका काम रहेगा, और कंप्लाई करवाना भी इसका काम रहेगा, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ताकि यूपीएसआई बच सके। ट्रेड्स को भी मॉनिटर करेगा, प्रमोटर डायरेक्टर लोग क्या ट्रेडिंग कर रहा है उसको भी देखेगा, मॉनिटर करेगा। चलो ये सारे डेफिनेशंस जो हम लोग पढ़ रखे हैं बेटा फटाफट लिख लो, हेडिंग दीजिए। सेबी Prohibition of Insider Trading Regulation 2015. Prohibition of Insider Trading Regulations 2015. सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। लिखिए, इसको भी चार्ट बना करके लिखाएंगे ताकि डेफिनेशंस भी याद करने में आसानी रहे। सीनियर ऑफिसर हु रिपोर्ट्स टू बीओडी, लिखवा रहे हैं, रुक जाओ।
3 ठो बनाओ, 3 एरोस। A senior officer designated so मतलब जिसका डेजिग्नेशन है कंप्लायंस ऑफिसर, पोस्ट का नाम है कंप्लायंस ऑफिसर। अ सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड सो and reporting to BOD and should be financially literate and have knowledge of laws and regulations नॉलेज ऑफ सारा लॉ एंड रेगुलेशन तो पॉसिबल नहीं है, नहीं भाई ये वाला रेगुलेशन प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 should be financially literate and have knowledge of laws and regulation under these regulations and responsible for compliance of policies and procedures, responsible for compliance of policies and procedures ताकि हम लोग क्या बात किए थे, टू प्रिजर्व अनपब्लिश्ड to preserve unpublished price sensitive information, to preserve unpublished price sensitive information। और ट्रेड भी मॉनिटर करेगा ना, मॉनिटरिंग द ट्रेड्स अंडर द कोड्स ऑफ दीज रेगुलेशंस। जो भी ट्रेड हो रहा है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में जो कोड बनाया हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट, उसके हिसाब से हो रहा है ना। डन। अब इनसाइडर का डेफिनेशन, इनसाइडर कौन होता है? दो जन इनसाइडर होता है, एक तो कनेक्टेड पर्सन,
इनसाइडर कौन? कनेक्टेड पर्सन या फिर एनीवन हैविंग पोजेशन और एक्सेस टू यूपीएसआई। यूपीएसआई मतलब समझ में आ गया ना, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ट्रेडिंग क्या होता है? बाइंग, सेलिंग, डीलिंग। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग, सेलिंग, डीलिंग, सब्सक्राइबिंग, और agreeing to buy, sell, deal, subscribe the securities listed on RSE. यहां तक क्लियर है? इनसाइडर के अंदर कनेक्टेड पर्सन आता है। कनेक्टेड पर्सन मतलब क्या होता है? या तो वो अभी मेरे कंपनी से जुड़ा हुआ है कोई भी कैपेसिटी में, या पिछले 6 महीने में था, या तो अभी या पिछला 6 महीना में मेरे कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था कोई भी कैपेसिटी में। कनेक्टेड पर्सन मीन्स अ पर्सन who is or was in last 6 months associated with the company directly or indirectly in any capacity, directly, indirectly, in any capacity. हो सकता है तुम्हारे साथ मेरा बहुत ज्यादा बातचीत हुआ हो, इंक्लूडिंग बाय रीजंस ऑफ फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन और is a director, officer, director, officer, employee, or holding any position in the company that allows direct or indirect access to UPSI. Or reasonably expected to such access. पूछता है भाई ये सब डेफिनेशन, यही सब पूछता है।
पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन कौन होते हैं? इमीडिएट रिलेटिव्स, ऑफ कनेक्टेड पर्सन्स, होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट, एक तो इमीडिएट रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्सन, एक हो गया होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, डन है ना? इंटरमीडियरी, ऑफिशियल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ऑफिशियल्स और एम्प्लॉइज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, या फिर ऑफिशियल्स और एम्प्लॉइज ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, trustees of mutual fund company, investment company, bankers of company, firm oblique HUF in which connected person has 10% stake. डन डना डन डन। इमीडिएट रिलेटिव कौन होता है? स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ स्पाउस, who is financially dependent or consults
for trading in securities. फिर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यूपीएसआई means any information. UPSI means any information which is directly or indirectly related to company or securities. But is not generally available and when made generally available is likely to materially affect the price of securities and includes but not restricted to following information. पांच तो था ना, फाइनेंशियल रिजल्ट्स और क्या बोले थे, डिविडेंड, change in capital structure, change in KMP, merger, demerger, acquisition, delisting, expansion. Copy.
डन, यहां तक डन है, ये सारा डेफिनेशंस डन है, यस सब बहुत बढ़िया से डन है, कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि लिखवा दिया गया है, तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा, नहीं तो भगवान भरोसे रहता। अब नेक्स्ट लिखो बेटा, रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, अब रेगुलेशन है। मना किए थे ना कि इनसाइडर कम्युनिकेट नहीं करेगा और बाहर वाले प्रोक्योर नहीं करेंगे यूपीएसआई को। दो पॉइंट सीखे थे ना इसमें, रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन। रेगुलेशन नंबर 3 है, रेगुलेशन नंबर याद करने का दरकार नहीं है। नो इनसाइडर नो इनसाइडर शैल कम्युनिकेट, प्रोवाइड और अलाउ एक्सेस to any unpublished price sensitive information. No insider shall communicate, provide or allow access to any UPSI. Related to company or its securities listed or proposed to be listed. या तो ऑलरेडी सिक्योरिटी लिस्ट हो रखा है या प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन आरएसई। टू एनी पर्सन, किसी को भी ये जानकारी नहीं देगा एक्सेप्ट इफ इट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म his legal duty or any legal obligation. पूरा सेम लिख दो फिर, नो पर्सन शैल प्रोक्योर फ्रॉम, नो पर्सन शैल प्रोक्योर फ्रॉम और कॉज एनी इंसाइडर टू गिव यूपीएसआई, पूरा फिर सेम लिख दो, रिलेटेड टू कंपनी और इट्स सिक्योरिटीज listed or proposed to be listed or proposed to be listed on RSE. Except if it's required to perform his legal duty or any legal obligation.
डन है। ये हो गया रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन, रेगुलेशन 3। अब रेगुलेशन 4 एक स्टेप आगे जाकर के बोलता है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग। बहुत सिंपल है यार, रेगुलेशन 4 बोलता है कि नो इनसाइडर शुड ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई। ये तो लिखना पड़ेगा ना। तो रेगुलेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि भाई इनसाइडर ट्रेड नहीं कर सकता इफ ही हैज यूपीएसआई। नो इनसाइडर कैन ट्रेड इफ ही हैज यूपीएसआई। इनसाइडर कौन होता है? अरे बताए तो थे, कनेक्टेड पर्सन या फिर जिसके पास यूपीएसआई है। तो इनसाइडर मतलब कनेक्टेड पर्सन या फिर कोई आउटसाइडर जो कनेक्टेड पर्सन नहीं है, कोई आउटसाइडर है, वो भी इनसाइडर कब माना जाएगा? जब उसके पास यूपीएसआई है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इनसाइडर मतलब या तो कनेक्टेड पर्सन या फिर एनीवन हु इज हैविंग यूपीएसआई। So if insider is having UPSI, he cannot do any trading on the basis of UPSI. और मान लो कनेक्टेड पर्सन ने ट्रेड किया तो उसको साबित करना पड़ेगा कि उसके पास यूपीएसआई नहीं था, इसलिए उसने ट्रेड किया। कनेक्टेड पर्सन अगर ट्रेड करता है तो उसको साबित करना पड़ता है कि उसके पास यूपीएसआई नहीं था, उसका ट्रेडिंग एकदम क्लीन है। He did not trade on the basis of UPSI. ऐसा कुछ था ही नहीं अनपब्लिश्ड। जिस दिन मैंने शेयर खरीदा कुछ अनपब्लिश्ड था ही नहीं। जैसे मान लो रिजल्ट्स आ गया, स्टॉक एक्सचेंज को रिजल्ट्स हम लोग दे दिए, स्टॉक एक्सचेंज को रिजल्ट्स दे दिए, उसके एक दिन बाद मोटा भाई रिलायंस का शेयर खरीदा, तो कोई दिक्कत नहीं है, भले वो इनसाइडर था बट उसने ट्रेड नहीं, भले वो कनेक्टेड पर्सन था बट उसने ट्रेड नहीं किया ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई। ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसने ट्रेडिंग थोड़ी ना किया, तब चलेगा, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेगुलेशन 4, ये रेगुलेशन 4, restriction on trading is regulation 4. Trading when in possession of UPSI. Trading when you are having in possession of UPSI. Regulation 4 बोलता है no insider to trade while in possession of UPSI. You cannot trade. No insider can trade on the basis of UPSI. And connected person साबित करेगा. The onus to prove is on connected person. Connected person के ऊपर onus है that they were not in possession of UPSI. Connected person has to establish that he was not in possession of UPSI. कुछ कुछ डिफेंसेस है यानी एक्सेप्शंस है कि भाई हम कर सकते हैं ट्रेडिंग। इनसाइडर जो है ना, इनसाइडर लोग कब ट्रेडिंग कर सकते हैं? देखो, इन केस ऑफ इनसाइडर इंटर से ऑफ मार्केट ट्रांसफर विदाउट ब्रीच ऑफ रेगुलेशन 3। इंटर से ट्रांसफर क्या होता है? मैं भी इनसाइडर, तुम भी इनसाइडर, हम लोग दोनों डायरेक्टर हैं एमईपीएल के, हम और मेरी मम्मी दो डायरेक्टर हैं एमईपीएल के, हम लोग के पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, दोनों के पास ही है, मेरे पास भी है, मम्मी के पास भी है। फिर भी हम और मम्मी एक दूसरे का शेयर का खरीदा बेची कर रहे हैं तो अलाउड है, वो भी ऑफ मार्केट, स्टॉक मार्केट पे नहीं, ऑफ मार्केट। मतलब मेरी मम्मी ने अपना डीमैट अकाउंट से शेयर मेरे नाम पर कर दिया, अलाउड है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं आएगा। इसे क्या नुकसान हो रहा है भाई तेरे को? सर आपको फायदा हो जा रहा है। अरे मम्मी को भी तो यूपीएसआई पता था, मेरे को भी यूपीएसआई पता था। तो जब दो लोग एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और दोनों को यूपीएसआई पता है, तब तो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुआ ना। तुम स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदता, अगर मान लो मुकेश अंबानी स्टॉक मार्केट से अपना खुद का शेयर खरीदता, तो जो बेच रहा है उसको थोड़ी ना पता बंपर रिजल्ट है, तब इनसाइडर ट्रेडिंग होता। लेकिन यहां तो इंटर से ट्रांसफर हो रहा है, इंटर से मतलब इनसाइडर लोग आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन है इन केस ऑफ, देखो दूसरा एक्सेप्शन इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर। सर नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर कैसे हो सकते हैं? हाँ बताए थे ना, नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर, मान लो मेरा होल्डिंग कंपनी इंडिविजुअल है, वो मेरा होल्डिंग कंपनी तो नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर है, मेरा सब्सिडियरी एसोसिएट नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर है। The individual who were in possession of such UPSI were different from the individual taking trading decision. आहा मजा आ गया। जो नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर है, मान लो मेरा सब्सिडियरी कंपनी या मेरा होल्डिंग कंपनी मेरा शेयर खरीद रहा है। अब होल्डिंग कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉन इंडिविजुअल है,
उसमें एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, उसमें कौन है? एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वो डिसाइड करता है मेरा शेयर खरीदना है कि नहीं। उसके पास यूपीएसआई नहीं था। होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर के पास यूपीएसआई था, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर के पास मेरा यूपीएसआई था, बट होल्डिंग कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उसके पास यूपीएसआई नहीं। जो इंडिविजुअल के पास यूपीएसआई था वो अलग है, वो डिफरेंट है फ्रॉम द इंडिविजुअल हु इज टेकिंग द ट्रेडिंग डिसीजन। तो जो ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा है उसके पास यूपीएसआई नहीं था, एंड सच डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल वाज नॉट इन पोजीशन ऑफ यूपीएसआई। बोले ना, जो इंडिविजुअल, पहला बात, हम लोग इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं कि नॉन इंडिविजुअल? नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर लाइक माय होल्डिंग कंपनी। अब मेरा होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर के पास यूपीएसआई था, बट वो ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लिया। कोई होल्डिंग कंपनी में जो डायरेक्टर के पास यूपीएसआई था वो ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लिया। होल्डिंग कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, होल्डिंग कंपनी के एक अंदर इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, उसने ट्रेडिंग डिसीजन लिया, एंड ही वाज नॉट इन पोजीशन ऑफ यूपीएसआई। क्लियर? फिर तो ये है कि एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स वर इन प्लेस टू इंश्योर कि रेगुलेशंस आर नॉट वायलेटेड। बकवास है। बोल रहे हैं हमने पूरा जो है ना एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट लिया। नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर, देखो, एंड तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, सर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर के पास यूपीएसआई था, वो तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर को बता सकता है। तुरंत क्वेश्चन आ गया था ना, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर के पास यूपीएसआई था, होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास यूपीएसआई नहीं था, लेकिन होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर तो सर अपना इन्वेस्टमेंट मैनेजर को यूपीएसआई बता सकता है। इसलिए लिखा हुआ है कि हमने अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट लिया था टू इंश्योर कि ये रेगुलेशन वायलेट नहीं हो, और यूपीएसआई जो है ना कम्युनिकेट नहीं किया गया था। यूपीएसआई वॉज नो यूपीएसआई, देख लो, नो यूपीएसआई वॉज कम्युनिकेटेड बाई इंडिविजुअल having the possession of such information to the individual taking trading decision। समझ में आ गया सर? There were adequate arrangements made, policies made to ensure that जो मेरा होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर के पास यूपीएसआई था ना, उसने कम्युनिकेट नहीं किया था इन्वेस्टमेंट मैनेजर को who was taking trading decisions। क्लियर है सर? ये था रेगुलेशन 4। लिखो लिखो लिखो, इसके पहले तुम गजनी बन जाओ, लिख दो रेगुलेशन। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। No insider or any person having UPSI shall trade in securities. It shall be the duty of connected persons to establish, that is prove, that if any trading was done by him, it was not on the basis of UPSI। Exceptions of Regulation 4।
इंटर से ट्रांसफर मतलब आपस में ट्रांसफर, इंटर से ट्रांसफर अमंग इनसाइडर्स who were having UPSI, and such trade was off market trade. In case of non-individual connected person, individual having UPSI was different from individual who took the trading decision and adequate arrangements were made to ensure that individual having UPSI did not communicate it to individual who took the trading decision. बेटा साथ साथ पढ़ते रहना, आज का क्लास यहीं तक रखेंगे लेकिन साथ साथ पढ़ते रहना बेटा। चलो डन है, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अच्छे से यहां तक रिवाइज करके आना, फिर ही नेक्स्ट क्लास चालू करना। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।